जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि विजय हमारी हुई और हमारी सरकार पे सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई, ये नीचता का उच्चांक है, मुझे लगता है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर उद्धव ठाकरे ने रिजाइन नहीं दिया होता तो फिर शिंदे की सरकार गिराई जा सकती थी। प्रज्ञा, महाराष्ट्र में जब सत्ता बदल हुआ, जो शिवसेना में फूट हुई, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने 6 अलग अलग रिट पिटिशन थी। सबको क्लब किया और 11 ऐसे सवाल थे जिस इश्यू पे सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये संविधान पीठ ही इसको हल निकाल सकता है। और वो 11 प्रश्नों के साथ एक 5 मेंबर के बेंच का संविधान पीठ गठित हुआ। चंद्रचूड़ साहब स्वयं उसके अध्यक्ष बने और उसके सामने ये तमाम चीजें आई। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो निकाल दिया, उनमें से 9 ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के इस खंड संविधान पीठ ने दिए और 2 प्रश्न और जटिल थे, जो जिसका उत्तर ढूंढने के लिए और जिसके लिए बार बार नबाम रेबिया, आंध्र प्रदेश का जो स्पीकर थे, उनके नाम से ये केस जाना जाता है, उसका रेफरेंस दिया जाता था। तो उस केस में, नबाम रेबिया के केस में 5 मेंबर के संविधान बेंच ने निर्णय दिए थे। तो शिवसेना के जो वकील थे कपिल सिब्बल, इन्होंने स्वयं ही कहा कि ये जो रेबिया वाला केस है, इस केस का बार बार रेफरेंस होता है और इसके वजह से हमको इसको फिर से रीडिफाइन करना होगा। जो शेड्यूल 10 है, जो स्पीकर के अधिकार नियुक्त बताता है, इसको फिर से परिभाषित करने के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ा बेंच स्थापित करना होगा। इसीलिए 7 मेंबर के बेंच पे ये 2 प्रश्न उन्होंने आगे भेजे, जिसमें उपाध्यक्ष, क्योंकि महाराष्ट्र में अध्यक्ष नहीं थे तो उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष का अधिकार था पूरा। उपाध्यक्ष ने 16 मेंबर्स को, जो शिवसेना तोड़ के गए थे, उनको नोटिस दिया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव रखा। उनका कहना है कि रेबिया के केस में स्पीकर पे अविश्वास प्रस्ताव होते हुए वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, ऐसे में ये नोटिस इलीगल है। स्पीकर का कहना था कि मुझे जो अविश्वास प्रस्ताव मिला वही गैर कानूनी था, किसी वकील के इससे आया था और ना किसी जिसने दिया उसके अपने खुद के उससे भी नहीं था, मेल से नहीं आया था। तो ये जो है, ये संविधान पीठ के सामने जाएगा, इसलिए ये सवाल उधर चला गया। लेकिन बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका को भी इसमें बहुत संदिग्ध बताया है सरकार गिराव कांड में। वही उसी पे मैं आ रहा हूँ। वही ये तो 2 सवाल जो, क्योंकि लोगों को क्या लगता है 7 बड़े बेंच पे दिया मतलब ये पूर्ण महाराष्ट्र का मसला उधर चला गया। नहीं, 11 सवालों में से 2 सवाल 7 मेंबर के बेंच पे जाएंगे। बाकी 9 सवालों के जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए। और यदि एक नैतिकता का पैमाना हम माने तो अनैतिकता का उच्चांक आज महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित किया। बेशरमपना का उच्चांक आज महाराष्ट्र के राजनीति में स्थापित हुआ, जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि विजय हमारी हुई और हमारी सरकार पे सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई। ये नीचता का उच्चांक है, मुझे लगता है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन 9 सवालों के जवाब देते हुए कहा कि राज्यपाल का वर्तन असंवैधानिक था, सदन बुलाना असंवैधानिक था। तो जिस सदन बुलाने पे असंवैधानिकता रबर स्टैंप लग जाता है, उस असंवैधानिक सदन बुलाने में जो सदन में कार्यवाही हुई वो संवैधानिक कैसी? जी। जो लेटर किया गया था गवर्नर को, जो 16 लोगों ने पत्र दिया था, वो कतई नहीं कह रहे थे कि हम सरकार से समर्थन हटा रहे हैं। वो अपने पार्टी के नाराजगी दिखा रहे थे। ये पार्टी का अपना मसला है, इसमें गवर्नर को
घुसने की जरूरत नहीं थी। और पार्टी में स्ट्रेंथ पार्टी किसके साथ है ये डिसाइड करने का टेस्ट फ्लोर ऑफ द टेस्ट में नहीं होता। जी। फ्लोर ऑफ द टेस्ट में सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये होता है। लेकिन भगत देवेंद्र सिंह फडणवीस कोश्यारी के जी, राज्यपाल जी को भी बड़ी जल्दी थी अशोक सर, बड़ा अचंभित मैंने करने मैंने वाली थी ये चीजें मैंने कि वही सुबह कहा सुबह था ना। चाय पीने के समय मुख्यमंत्रियों को पद की शपथ दिला मैं दी गई। कोशियारी जी को बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ। संघ के बैकग्राउंड से है, पढ़े लिखे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नर नहीं थे, संविधान को समझने वाले थे। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि गवर्नर बनने के लालच में उन्होंने अपना दिमाग वही उत्तराखंड के किसी बैंक के लॉकर में रख दिया और बिना दिमाग के वो मुंबई में चले आए। और हर जो चीज दिल्ली उनको कहती थी, कानूनी हो या गैर कानूनी हो, वो करते गए। महाविकास आघाड़ी की सरकार को जितना असहज करना था वो करते गए। उन्हें केंद्र और राज्य के समन्वय के लिए भेजा गया था। संविधान तो यही कहता है, यदि राज्य सरकार गैर कानूनी काम करे, असंवैधानिक काम करे, तो उस पर अंकुश रखने का काम करने का काम था उनका। लेकिन वो स्वयं दिल्ली के सत्ताधीशों के हाथ के अंकुश बनकर महाराष्ट्र की सरकार को लगातार जख्मी करते रहे। हर चीज, हर काम जो उन्होंने किया वो गैर कानूनी साबित हुआ और अंत में वो स्वयं ही चले गए। लेकिन जाने के पहले संविधान की धज्जियां उड़ा के गए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के गए। उसके बाद जो पत्र देवेंद्र फडणवीस ने लिखा था, उस पत्र में वो कतई नहीं कहते कि विश्वास का मत सरकार ने खो दिया है, विश्वास का मत सरकार बताए। इसके बावजूद आपने विश्वास का मत किसके वजह से हासिल किया? जो व्हिप जारी किया, जो अपॉइंट किया व्हिप एकनाथ शिंदे ने, वो गैर कानूनी घोषित हुआ। तो फिर वो कहते कि हमारी पार्टी है, अब हम नया व्हिप करेंगे। सवाल नया व्हिप करने की नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया जी। और न्यायालय में जाने के बाद कहता हूं कि न्यायाधीश महोदय, जो चोरी किया हुआ पैसा मैं वापस कर दूंगा, मुझे छोड़ दो। सवाल उससे नहीं लेकिन होता है। लगता है अशोक सर पहली बार उद्धव ठाकरे को भी अपनी नैतिकता पर रोना आ रहा होगा। नहीं नहीं, देखिए नैतिकता तो राजनीति में रही नहीं प्रज्ञा जी। आप जी। जिस प्रदेश में बैठी हो उस लोग से उत्तर प्रदेश की बात करें। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण करने वाला आदमी आज भी घर में बैठ के हुंकार भरता है, क्योंकि राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास कोई नैतिकता नहीं बची। उस गुंडे के पास तो नैतिकता है ही नहीं। गुंडा और नैतिकता तो ये बहुत ही विरोधाभास शब्द हो गए। लेकिन कम से कम सरकार के पास नैतिकता होती है। उनके पास नहीं तो केंद्र सरकार के पास, खेल मंत्रालय के पास, सबने नैतिकता खो दी है। तो राजनीति में नैतिकता अब नहीं सर ढूंढी उनसे तो जाएगी। प्रधानमंत्री भी इस्तीफा नहीं ले पा रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो खुद नैतिकता को देखते हुए इस्तीफा दे दिया था। उद्धव ठाकरे इमोशनल आदमी है, जी। अभी उनको इमोशनल लेस होने की जरूरत है। बार बार हम 56 इंच का सीना बोलते हैं, लेकिन वर्तमान राजनीति में खासकर 2014 के बाद सीना दिखाने की जरूरत है। सीना गिनवाओ, 56 इंच का है, 58 इंच का है, अंदर दिल ही नहीं होता। बिना दिल का सीना चाहिए। अच्छा और अशोक उद्धव सर, एक ठाकरे, सवाल और मेरे मन में चल रहा है कि हमने जब पत्रकारिता की पढ़ाई करी तो हम पढ़ते लिखते थे कि राज्यपाल तो सिर्फ राज्य के होते हैं, वो किसी पार्टी की विचारधारा को लेकर के नहीं चलते हैं, किसी दल का राज्यपाल नहीं होता है। लेकिन जब अपनी आंखों से देख रहे हैं, सामने जो दिखाई दे रहा है, तो कोई भी राज्यपाल सत्ता पक्ष से सवाल करने वाला आखिर क्यों नहीं होता है? इसलिए कि हमने अक्सर देखा है, ये सिर्फ मैं एनडीए की सरकार को नहीं, यूपीए की सरकार के समय भी होता जी। है। राज्यपाल ये न्यूट्रल होते हैं। राज्यपाल यह केंद्र और राज्य के बीच का समन्वय करने के लिए होता है। राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे काम करता है। राज्यपाल एक बड़े पिता होने के नाते, अभिभावक होने के नाते, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट होने के प्रथम नाते, व्यक्ति होने के नाते। प्रथम व्यक्ति होने के नाते वो अपने पिता होने का दायित्व निभाता है। बेटा कुछ गड़बड़ करे तो उसको डांटता है। जी। लेकिन यहाँ राज्यपाल वो बनाए जाते हैं कि जिनको केंद्र सरकार का टॉमी बन के वहां बैठना होता है। छू बोला तो छू होना होता है, काट बोला तो काटना होता है, चाट बोला तो पैर चाटने होते हैं। ये राज्यपाल के अब उस जगह मुझे प्रतिष्ठा इतनी नीचे आई है। और महाराष्ट्र में तो नीचांक उसने स्थापित किया। 2.5 साल तक 12 लोग एमएलसी जो विधान परिषद में बनने होते हैं,
मंत्रिमंडल में नाम दिए, उद्धव ठाकरे की सरकार गई, लेकिन 2.5 साल तक वो 12 नाम पूर्ण रूप से कोश्यारी जी पढ़ नहीं पाए। ऐसे अनपढ़ भी महाराष्ट्र में गवर्नर बनते हैं, ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य था। आज महाराष्ट्र में जो सरकार आगे बनी, क्या लगता है जी? आगे कुछ नहीं, आगे ऐसा होगा, हाँ, ये सरकार अभी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 2-3 बातें कही। जो जी, 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन है या नोटिस उनको मिली लीगल है, ये तो अब 7वें इस पे चला गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जब एकनाथ शिंदे के व्हीप को इलीगल घोषित किया, तो फिर उस मामले में जो व्हीप जारी किया था उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, वो सही माना जाएगा। और ऐसे में जिन लोगों ने हुँ, व्हीप के खिलाफ मतदान किया, वो लोग निष्कासित हो सकते हैं। हुँ, लेकिन उसका अधिकार वर्तमान स्पीकर के पास है, जी, उनको निष्कासित करने का। क्योंकि हुँ, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी हालत में अपना दायरा सीमित रखा है। उन्होंने विधायिका में जाने से मना कर दिया। लेकिन साथ में ये भी राइडर लगाया कि जब तक 7 मेंबर वाला संविधान पीठ निर्णय नहीं देता, तब तक स्पीकर के पास मामला रहेगा। हुँ, स्पीकर हो सकता है 41 लोग जिन्होंने वायलेशन किया, वो 41 लोगों का नोटिस इश्यू करे शिवसेना के कहने पे, और उस नोटिस का जवाब 41 लोग दे, तो स्पीकर कहे कि मैं जवाब से खुश हूं, मैं जवाब से सेटिस्फाइड हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको निष्कासन करना चाहिए। हुँ, उस मामले में फिर कोर्ट होगा। या वो कह सकता है कि मामला न्यायाधीन है, अभी 7 मेंबर की बेंच का जब तक निर्णय नहीं आता तब तक मैं निर्णय नहीं लूंगा, तो वो अभी हुँ, अटक सकता है मामला। सरकार नहीं जाती। मैं पहले दिन से कह रहा था कि कोई भी डिसीजन हो, सरकार नहीं जाएगी। उसके 2 कारण थे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार बनाना भी नहीं चाहती। हुँ, अब 6 महीने के लिए सरकार क्यों बनाए, जब लोगों की सिंपैथी उनके साथ है तो। शिवसेना, जितनी केसेस शिवसेना ने और महाविकास आघाड़ी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाए, उसमें किसी भी में भी ये रिक्वेस्ट नहीं की थी कि हमको सरकार बनाई, हमको सरकार में वापस दिया जाए। वो सिर्फ असंवैधानिक जो चीजें हुई, उसके लिए न्याय मांग रहे थे। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि असंवैधानिक काम हुए हैं, तो ये अब जवाबदेही इस सरकार की थी कि वो इस्तीफा देके सीधा जनता की अदालत में जाए। लेकिन हुँ, जनता की अदालत में भी उनको जूते ही पड़ने हैं, उनको पता है। हुँ, इसीलिए महाराष्ट्र में जितने बाई इलेक्शन हुए, जितने विधान परिषद के इलेक्शन हुए, यहाँ तक कि मंडी समितियों के इलेक्शन हुए, सारे हुँ, चुनाव में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने बुरी तरह से मार खाया, और महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छी तरह से विजयी हुई। तो जब हुँ, आने वाली सरकार अपने हाथ में दिखाई देती है, तो क्या गरज है 6 महीने के लिए। दूसरी बात, जो इस्तीफा दिया, जब सर्वोच्च जी, न्यायालय ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे आप इस्तीफा नहीं देते तो हम आपकी सरकार बहाली करते, हाँ, इसका मायना यह था कि उद्धव ठाकरे मात्र इस्तीफे के टेक्निकल ग्राउंड पे बाहर है, नहीं तो आज के डेट में वो सरकार बनाते। ये जी, तमाम बातें इस बात को बताती है कि इस सरकार को नैतिकता का कोई अधिकार नहीं। टेक्निकल हुँ, ग्राउंड पे ये सरकार वहां है, क्योंकि बोलो चलो अभी ये बिल्डिंग गिरानी है, लेकिन गिराने वाली मशीनें कहीं और है, तब तक आप हुँ। रुक जाओ, जब मशीनें फ्री हो जाएगी तो आपको गिरा देंगे। यदि आपको टाइम अच्छा, पीरियड उसके मिलता है और बाद आप इसी सरकार बनाने के बाद राज्यपाल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे, मुंबई दौरे पर हमने उनसे बात की, अपने दिल की बात बताई कि अब हम पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं और दूसरी गतिविधियों में रहना चाहते हैं, इस बोझ से थोड़ा आराम चाहते हैं। उसके बाद जब इस्तीफा दिया, तो ये क्या कारण होगा कि इस्तीफा दिया? एक उस सिनेरियो को भी मैं समझना चाहती हूँ। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि रोज हुँ, मीडिया रहो या आम जनता रहो, रोज राज्यपाल की जो रोल था उसको सवाल क्रिटिसाइज करें। कर रहे थे। जी, महाराष्ट्र में किसी भी जगह जाने का चेहरा उनके पास नहीं था। जी, वो हर जगह जाते हूट होके आते। हुँ, ज्यादा अपमानित होने से अच्छा है कि आप अपने उत्तराखंड वापस चले जाओ। जी, लेकिन कोश्यारी जी, जिनको मैं बहुत सदा हुआ इंसान मानता था, वो महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में सबसे असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने वाले राज्यपाल करके अपना नाम लिखवा के गए। कोश्यारी जी रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन हुँ, इतिहास बना रहता है। कोश्यारी जी का नाम हमेशा याद आएगा लोगों को, जब कोई राज्यपाल गैर कानूनी काम करेगा या केंद्र हुँ, सरकार की अनुशंसा पे राज्य सरकार को स्टेबल डिस्टेबल तोड़ने का प्रयास करेगा, राज्य जी, सरकार के एजेंट के रूप में, उस राजनीतिक पार्टी के एजेंट के रूप में अपना कार्यालय चलाएगा। महाराष्ट्र में कई बड़े बड़े राज्यपाल आ गए। महाराष्ट्र में एस एम कृष्णा राज्यपाल बने जी, कर्नाटक से, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का विवाद, सीमा विवाद पीक पे है, सबको पता है। इसके बावजूद भी
उन्होंने भी ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग रहे हैं राज्यपाल, उन्होंने भी ऐसा कभी काम नहीं किया। महाराष्ट्र में राज्यपालों की बहुत बड़ी परंपरा है। वर्तमान में बैस साहब राज्यपाल है। बैस साहब हो सकता है, लेकिन बैस साहब ने कभी गैर कानूनी काम नहीं किया। जब वो झारखंड में थे लेकिन अशोक सर, तब भी आपने तो महाराष्ट्र की सरकार को बहुत करीब से देखा है, तमाम सरकारों को देखा है आपने, आपने तो पत्रकारिता भी करी है, आपके पास इतना बड़ा अनुभव है। आपको क्या लगता है कि जब राज्यपाल इस तरह से सरकारों के पपेट होकर काम करेंगे, तो ये तो राज्यों के लिए बहुत खतरा है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल ये खतरा आपके यहाँ भी मंडरा रहा था उत्तर प्रदेश में, जब राम नाईक राज्यपाल थे और अखिलेश की सरकार थी। जी। आए दिन परेशान होते थे, परेशान किए जाते थे। अभी बुआ जी है सरकार में, मतलब मैडम है राज्यपाल, जी। तो अब वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को हुंकार भी नहीं भर सकते, क्योंकि उनके मालूम है कि राज्यपाल जो है वो सीधा दिल्ली से कैसे ताल्लुकात है उनके। तो कई मामले भ्रष्टाचार के राज्यपाल के घर तक उसके धागे दौरे मतलब रूठ जाते हैं, हमने देखे उत्तर प्रदेश में। ऐसा कौन सा राज्य है, खासकर जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहां पे तो राज्यपाल प्रकोप बन के टूट रहे हैं। जी। ये है आने वाला समय। मैंने वही कहा, बैस बागी साहब अभी विधायकों को भी राज्यपाल है फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बुरी तरह से, लेकिन ये फटकार खाने के बाद भी उसको मिठाई समझे तो क्या करे। कोई जूता मारने के बाद भी कहे कि हमको जूता नहीं मारा, ये तो उनका प्यार था इसलिए मारा। अब ऐसे बेशरमपना को क्या कहे। शिंदे साहब कहते हैं जनता शब्द, ने बनाई है, जनता ने सरकार जनता ने बनाई है। जनता ने कहा सरकार बनाई, कौन सी जनता ने सरकार बनाई? सरकार राज्यपाल ने बनाई, सरकार गुवाहाटी ने बनाई, सरकार उस होटल, वो झाड़ी पहाड़ी जिसका वर्णन वो करते नहीं थकते उनने बनाई। जी। सरकार वो जो आरोप है 50 खोखे का उसने तो नहीं बनाई। सरकार जनता ने बनाई होती तो सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन करने की जरूरत नहीं होती। सरकार यदि जनता की होती तो सर्वोच्च न्यायालय को पागलपन के दौरे नहीं पड़ते जो आज गैर असंवैधानिक काम हुए हैं ये सरकार में बताया। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने, तो ये सरकार की नहीं, महाराष्ट्र की जनता को एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने होंगे जुगाड़ से। महाराष्ट्र की जनता को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की जनता पे मेरा विश्वास है, आपका विश्वास है। महाराष्ट्र की जनता असंवैधानिक काम नहीं करती। महाराष्ट्र की जनता असंवैधानिक काम करने वालों को रास्ता दिखाती है। यही नतीजे बाई इलेक्शन में, विधान परिषद के मंडी चुनाव के इलेक्शन में, हर जगह चुनाव में ये मार खा रहे हैं। इससे पता पड़ता है कि जनता क्या है, जनता क्या चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, धन्यवाद धन्यवाद पूरे मसले पर एनालिसिस करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।